साथी सभापति, मंच पे उपस्थित वाम कांग्रेस के तमाम लीडरान और निजामपुर हाट की ये जो जनता है, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी को सलाम नमस्कार। आज हम लोग सबको यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वाम कांग्रेस की तरफ से आप लोगों से 2-4 बातें करने। कोई भाषण मैं नहीं दूंगी, मैं कोई बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, मैं एक नेता की हैसियत से आप लोगों के पास नहीं आई हूँ। आप जैसे एक आम जनता है, मैं एक आम जनता, एक पढ़ी लिखी नागरिक के नाते आप लोगों के पास आई हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि हम वोट किसको देंगे, मुद्दा ये है कि हम वोट किस लिए देंगे। ये जो लोकसभा इलेक्शन है, मेरे अभी भाई ने आपको बताया कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है ये पंचायत इलेक्शन से अलग होता है। इसमें हम लोग अपना वार्ड मेंबर नहीं चुनते हैं, इसमें हम लोग अपना पंचायत समिति मेंबर नहीं चुनते हैं, न इसमें एमएलए चुना जाता है। इसमें हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा नुमाइंदा चुन के संसद में भेजते हैं जो हमारे लोकल इलाका, जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो मौजूद तमाम जो वहाँ की मुसीबतें हैं, जो वहाँ के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में मुसीबतें आ रही है, वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए, वहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए जो संसद में प्रश्न उठा सके, जो संसद में जाके हमारे ये जो रायगंज लोकसभा सीट है, हमारे रायगंज लोकसभा के लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ सके। आप लोग जानते हैं कि पिछली दफा यहाँ हमारे रायगंज लोकसभा से देवश्री चौधरी बीजेपी से जीती थी, तो हमने संसद में तो उन्हें कभी शायद ज्यादा बोलते देखा ही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि रायगंज लोकसभा के किसी भी मुद्दे को लेके वो लोकसभा में उन्होंने बहस की है या लड़ी है। उससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे यहाँ से एक लीडर थे, हमारे सीपीएम के, हमारे वाम के लीडर थे मोहम्मद सलीम। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं। तो मोहम्मद सलीम को जब हमने एमपी चुना था, ये हमारा जो दालखोला का बाईपास जो ब्रिज बना है, ये मोहम्मद सलीम की देन है। इस बाईपास को पास कराने के लिए, ब्रिज को पास कराने के लिए लोकसभा में वो शेर की तरह दहाड़े थे। उसके बाद उनको हारने के बाद हमारे यहाँ से ये जो रायगंज लोकसभा है, यहाँ से हमने वो दहाड़ दोबारा नहीं सुनी है। 26 अप्रैल को फिर से लोकसभा चुनाव है, जिसमें हमें एक नुमाइंदा ऐसा चुनना होगा जो मोहम्मद सलीम की तरह ही पार्लियामेंट में जाके शेर की तरह दहाड़े, ताकि हमारे जो रायगंज लोकसभा है, यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, यहाँ के बच्चों को तालीम का जो अधिकार है वो मिल सके। भाइयों, आज हमारे सामने जो इस इलेक्शन में ये जो अप्रैल में जो 26 अप्रैल को लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें मेन रूप से 3 प्रार्थी है। मूल प्रार्थी अगर बोला जाए, टीएमसी से हमारे प्रार्थी है कृष्णा कल्याणी जी, हमारे बीजेपी के प्रार्थी है कार्तिक पॉल जी, और हमारे वाम कांग्रेस समर्थित जो जोट के प्रार्थी है अली इमरान रम्ज विक्टर। तो अली इमरान रम्ज विक्टर भाई जो है, उनको मुझे नहीं लगता है कि उनकी जो शख्सियत है उनके बारे में कुछ भी बोला जाए, क्योंकि उनके बारे में जितना बोला जाएगा उतना कम है। वो 3 बार यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, और आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ के एमएलए रहते हुए इस इलाका के जो बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। चाहे हम लोग जानते हैं सुरजापुर में जो दंगा होता है, जो हिंदू मुसलमान दंगा होता है, रात में जहाँ पे किसी नेता का, टीएमसी के किसी लीडर का वहाँ पे दंगा को हटाने के लिए जाने का हिम्मत नहीं पड़ता, वहाँ पे अली इमरान विक्टर भाई अकेले वहाँ पे जाके लड़ जाते हैं। जहाँ किसी गरीब के लिए, हक के लिए लड़ना हो, ये टीएमसी के लीडरों के जहाँ पे जुबान नहीं खुलती है, अली इमरान वो अकेला शख्स है जो पुलिस से भी भिड़ जाता है यहाँ के इलाके के लोगों के लिए। तो आज मुझे नहीं लगता है कि अली इमरान रम्ज की, मुझे और बताना पड़ेगा कि अली इमरान रम्ज विक्टर जो भाई है वो हमारे इलाके के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो कृष्णा कल्याणी है टीएमसी, मेरे बहुत सब भाई यहाँ पे ऐसे हैं जो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, ये जो सोचते होंगे कि जो ममता बनर्जी को प्रशंसक है, टीएमसी ने हमको ये दिया, टीएमसी ने हमको वो दिया, बहुत कुछ दिया। 34 साल से जो वामफ्रंट सरकार थी, उन्होंने तो मुझे नहीं लगता बंगाल को कुछ दिया। ये जो स्कूल है, जो मदरसे है, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, एसएस के हो, एमएस के हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी, शायद आप लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो चुकी है, ये सब वामफ्रंट के दिए हुए हैं। ममता बनर्जी के जमाने में अगर एक भी नया स्कूल खुला है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे अगर नहीं पता है, अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मेरी याददाश्त कमजोर है, दुरुस्त कर दीजिएगा। ये जो रास्ता घाट है, ममता बनर्जी 2011 साल से क्षमता में आई है, कितने रास्ता घाट हुए हैं, रास्ता घाट पास होते हैं, रास्ता घाट बन भी जाते हैं, कहाँ पे, कागजों में।
टेंडर पास होता है, ठेका पास होता है, ठेकेदार पैसे भी उठा लेते हैं, लेकिन पुराने रास्ता में कुछ बजरी कुछ बालू गिरा के उसकी मरम्मत करके करोड़ों करोड़ रुपए मिल बांट के खा लिया जाता है, जनता को बेवकूफ बना दिया जाता है। आज आपको ममता बनर्जी के जो नुमाइंदे हैं वो सीए एनआरसी का डर दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो सीए एनआरसी कानून है इसके लिए सबसे पहले आवाज ममता बनर्जी ने उठाया था। 2017 में जब ये सीए कानून के खिलाफ आवाज उठी थी संसद में, जब ये सीए कानून जो था कांग्रेस ने जब इसका विरोध किया था तो फिर एक वोटिंग हुआ था कि अगर इसमें वोटिंग जो करेगा अगर ज्यादा वोट हुई तो सीए पास किया जाएगा। तो वाम और कांग्रेस के जितने सांसद थे उन्होंने सीए कानून के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन ये ममता बनर्जी के 22 सांसद थे संसद के बीच, किसी ने भी सीए कानून के खिलाफ वोट नहीं दिया। आज ये आप लोगों को बोलते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो सीए लागू हो जाएगा। सीए को बंगाल में लाने, सीए को देश में लाने वाले ये ममता बनर्जी, ये टीएमसी सरकार ही है। आज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जो कृष्णा कल्याणी जो टीएमसी के जो सांसद के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के पास आए हैं, जो टीएमसी के जो आपके प्रधान है या वार्ड मेंबर है या जो भी आपका जीता हुआ मेंबर आप लोगों के पास आके कृष्णा कल्याणी को वोट देने के लिए बोलता है, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगी, उनसे पहले ये प्रश्न कीजिए कि कृष्णा कल्याणी ने रायगंज की आवाम के लिए किया क्या है, उनका क्या योगदान है। और आप अपने मेंबर साहब को पूछिए कि आप गारंटी लेते हैं कि कृष्णा कल्याणी हमारा वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। ये आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। टीएमसी का जो सांसद है वो बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो टीएमसी का कैंडिडेट है। कार्तिक पाल जो आज बीजेपी के कैंडिडेट है, कुछ दिन पहले कुछ साल पहले तक ये टीएमसी से नहीं थे, ये टीएमसी के मेंबर थे। तो ये आप देखा जाए टीएमसी का जो मेंबर है, जो टीएमसी का सांसद का उम्मीदवार है वो बीजेपी का मेंबर था और बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो टीएमसी का मेंबर था। वो कहावत सुनिए ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ये चित और पट दोनों बीजेपी के हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगी कि चाहे आप कृष्णा कल्याणी को वोट देंगे, चाहे आप कार्तिक पाल को वोट देंगे, लेकिन आपका वोट जाएगा बीजेपी को। चाहे कार्तिक पाल जीते चाहे कृष्णा कल्याणी जीते, जीतेगा तो बीजेपी ही, आएगा तो मोदी ही। और अगर मोदी आ गया तो सबसे बड़ा खतरा हमारे देश के संविधान को हो जाएगा। हमारा देश का संविधान ये लोग बदल देंगे, मनुस्मृति पे आधारित संविधान बनाया जा रहा है। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो सब जगह पे सांप्रदायिक दंगे फैला रही है। यूपी में मेरे मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पे कितने मुसलमान भाइयों की जान चली गई है। और अगर ये बोला जाए कि मोदी बोलते हैं हम हिंदू रहनुमा है, तो मणिपुर की घटना आप लोग भूले नहीं होंगे। मोबाइल आप सबके पास है, टीवी आप सबके घर में है, न्यूज आप सब लोग देखते हैं। मणिपुर में इतना घटिया जो एक शर्मनाक हरकत हुई है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जितने भी आदमी हैं कमाते खाते किस लिए, ताकि हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित रहे। मोदी के राज में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके कपड़े उतार के उनको रोड पे नंगा दौड़ाया गया। ऐसी ही शर्मनाक घटना अगर हम लोग बोले मोदी राज्य में हुई है तो ऐसी ही शर्मनाक घटना ममता के राज्य में भी हुए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि बांग्ला निजर में के चाहिए, ममता बनर्जी अगर बांग्ला की में है तो जो संदेश खाली की जो बहू बेटियों पे जो जुल्म हुआ है शेख शाहजहां ने, जो अभी रात में जो संदेश खाली की बहू बेटियों को उठा के टीएमसी के ऑफिस में पीठा बनाने के नाम पे लेके जाया जा रहा था, वो क्या संदेश खाली क्या बंगाल से बाहर है, वो क्या बांग्लादेश में आता है? संदेश खाली की बहू बेटियां क्या बंगाल की बहू बेटियां नहीं है? ये सब किसके राज्य में हुआ? ये बंगाल की बेटी ममता बनर्जी के राज्य में हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद इतना शर्मनाक बयान देती है कि खूबसूरत महिला के पे तो किसी का भी नजर बुरा हो सकता है। ये एक बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान है। आज हम देखते हैं कलियागंज की में एक बेटी के साथ असमय मतलब उसके साथ ऐसा अपराध हुआ, अपराध करके उसको मार दिया गया। मालदा में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। तो बंगाल भी हमारे देश से अलग नहीं है। अगर हम सोचे कि ममता राज्य में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है तो ममता के राज्य में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बात और, मेरे कल हम लोग कहीं पे स्ट्रीट कॉर्नर गए थे तो वहां पे एक बात मेरे कानों में सुनने को आया। टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि वाम कांग्रेस का क्या है, वार्ड मेंबर हमारे हैं, वार्ड में हम हैं, पंचायत समिति में हम हैं, जिला परिषद में हम हैं, एमएलए हमारा है, वाम कांग्रेस कहीं नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी, टीएमसी के लोगों को ये बात बोलना चाहूंगी
कि अगर जो बोलते हैं कि वामपंथी कहाँ पे है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी, आप वार्ड में हैं, आप पंचायत समिति में हैं, आपके प्रधान होंगे, आप जिला परिषद में होंगे, लेकिन वामपंथी कल भी लोगों के दिलों में थे, आज भी लोगों के दिलों में है। लाल झंडा को देख के एक बार जितने भी पुराने बुजुर्ग है, चाहे आज वो टीएमसी में चले गए, चाहे किसी पार्टी में चले गए, लाल झंडा को देख के एक बार उनके मन में गर्व जरूर आता है। लाल झंडा को देख के वो लोग सोचते ही हैं कि हाँ, वामपंथियों का जमाना ही अच्छा था। आज टीएमसी के जितने भी मेंबर है, प्रधान है, क्या दिया आप लोगों को? आप लोग जितने भाई यहाँ पे बैठे, निजामपुर की जो जनता मेरी बात सुन रही है, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है? आप लोगों को कितनों को मिला है? सवाल कीजिए आप लोग अपने आप से। जिनको मिला भी है, जिसको असल में वो सहूलियत मिलनी चाहिए, जिसको आवास योजना के घर की सच में जरूरत है, जो गरीब है, उसको घर नहीं देके टीएमसी के जो अपने मेंबर है, अपने रिश्तेदारों को घर दिए। किसी को तो 2-2, 3-3 बार आवास योजना का घर पास हो गया है, लेकिन जिसको असल में जरूरत है उसको एक बार भी घर नहीं मिला। वो मेंबर के पास, प्रधान के पास पुर्जा ले लेके घूमता है, लेकिन उसको नहीं पता उसके नाम पे वही घर का पैसा उठा के टीएमसी का मेंबर खुद ही खा गया है। आज हम जानते हैं कि अभी देखिए, सुबह ही न्यूज में आया, टीएमसी का जो राशन दुर्नीति मामले में ज्योति प्रिय मल्लिक 50 कोटी का उसका संपत्ति जब्त हुआ है। आप लोग जानते हैं 50 कोटी में कितना जीरो होते हैं? हम रोज खट के खाने वाले आदमी, ये हम लोग का सबसे बड़ा लड़ाई है। सुबह घर से निकलते हैं, हमको ये चिंता होती है कि हमको कमा के घर जाना है, घर में अपने परिवार को खिलाना है। आपके राशन को बेच के, आपके लिए जो राशन पास होता है उसको बेच के ज्योति प्रिय मल्लिक ने 50 करोड़ की बेमानी संपत्ति अपने नाम पे जो जमा कर ली है। ये ज्योति प्रिय मल्लिक कौन है? टीएमसी का सांसद है। ममता बनर्जी कहती है बंगाल की जनगण हमको चाहती है, टीएमसी को बंगाल की जनता चाहती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ममता बनर्जी ने बंगाल का उन्नयन किया है, अगर बंगाल की जनता ममता बनर्जी को इतना ही चाहती है, तो पंचायत इलेक्शन में जो ये बूथ लूट होती है, जो ये बक्सा का बक्सा चोरी कर लिया जाता है, जो बूथ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, ये क्यों करते हैं? अगर ममता बनर्जी ने सच में बंगाल का उन्नयन किया है, तो मुझे नहीं लगता उनको जाके ये बूथ लूट ये सब करने का जरूरत है। बंगाल की जनता उनके काम को देख के वोट देगी, उनके नाम को देख के वोट देगी। तो क्यों ये सब काम करते हैं? आज पहले चरण में 3 जगह पे मतदान हुआ, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार। जाके अपना टीवी ऑन करके देखिए, अपना मोबाइल ऑन करके देखिए, कहाँ नहीं टीएमसी के मेंबरों ने, टीएमसी के बंदों ने कहाँ नहीं जाके दंगा किया। बम मिले हैं, लोगों को वोट देने से मारा जा रहा है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमसे हमारे अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? आपने उन्नयन किया है, आप वोट मांगिए उन्नयन के नाम पे। आप लोगों को डरा धमका के क्या साबित करना चाहते हैं? और मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूंगी, ये जो ममता बनर्जी है, ये असल में आरएसएस की दलाल है, दुर्गा वाहिनी है। ये दुर्गा वाहिनी के, आप देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उस पर अभी आरोप साबित भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी के जितने मंत्री जेल में हैं, तिहाड़ जेल में बैठा अनुव्रत मंडल, जब उसको गोरू तस्करी मामले में पकड़ा गया, उसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। जब पार्थो चैटर्जी को पकड़ा गया तो पार्थो चैटर्जी ने बोला कि मैं तो एक बहुत छोटी मछली हूँ, बड़ी मछली तो कालीघाट में बैठी है, जिसको सारा, हम लोग को तो कुछ % पैसा मिलता है, सारा टका कालीघाट में बैठी दीदी को जाता है। जो मोदी का ईडी सीबीआई जो छापा मारता है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों ममता बनर्जी को गिरफ्तार नहीं किया गया? ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जिस कृष्ण कल्याणी को आप वोट देंगे, वोट लेके वो कल बीजेपी में चला जाएगा, तो क्या आपके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी? कलकत्ता में मेरे भाई बहन कितने दिन से नौकरी के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, एसएससी परीक्षा पास करके वो नौकरी के लिए अपना हक मांग रहे हैं। ममता बनर्जी से उनकी निजी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। नौकरी किनको दी जा रही है? जिनके माँ बाप के पास कोटि कोटि टका, 20 लाख 10 लाख पैसा लेके नौकरियां बांटी जा रही है। वामपंथियों के जमाने में ऐसा नहीं था।
आपके बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते थे, उनको नौकरी मिलती थी, लेकिन आज नहीं। आप देखिए टीएमसी के जो मैनिफेस्टो है उसमें जो टीएमसी जो मुद्दे उठा रही है इलेक्शन में, उनके पास मुद्दे नहीं है। लखी भंडार के नाम पे हम वामपंथियों ने आपके बच्चों के हाथों में किताबें दी थी। जब वामफ्रंट सरकार आई थी क्षमता में, स्कूल बनाए थे, मदरसे बनाए थे, ताकि हर एक बच्चे तक तालीम जा सके, पहुंचाई जा सके, हर एक बच्चा पढ़ लिख के अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सके। लेकिन आज ममता बनर्जी ने क्या किया, 8000 स्कूलों पे ताला लग गया। बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर नहीं है, मिड डे मील खाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके जहन में सवाल उठेंगे, अपना हक मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे, और ममता बनर्जी नहीं दे सकेगी। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि जब जब इलेक्शन आता है, ममता बनर्जी के जितने भी टीएमसी के जितने वार्ड मेंबर है, चाहे प्रधान है, घर घर में मधुशाला खुल जाती है। आइए फ्री में दारू पीजिए और हमको टीएमसी को वोट दीजिए। मैं एक सवाल पूछूंगी कि जब तक इलेक्शन है, टीएमसी के जो जितने कैडर है वो फ्री में दारू पिलाएंगे। इलेक्शन खत्म होने के बाद जिन बच्चों को दारू की आदत लगा दी जाएगी, शराब की आदत लगा दी जाएगी, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे फिर गलत रास्ते पे जाएंगे, चोरी डकैती करेंगे। बच्चों को शिक्षा नहीं देगी, आज हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। ये सवाल आप लोगों को खुद से पूछना है। मुद्दे रोजी रोजगार होना चाहिए, धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए। मोदी हिंदू के नाम पे और ममता मुसलमान के नाम पे वोट ले रही है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज है। अगर धर्म और राजनीति एक नहीं होती तो मुसलमान अपने जो मस्जिद में जो हमारे मौलवी साहब बैठे हैं उनके हुक्म से चलते और हिंदू पंडितों के हिसाब से चलते। हम लोग को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं थी, हम लोग को सांसदों की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज हमारे देश में यही हो रहा है कि धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करके हम लोग को आपस में लड़ाया जा रहा है। जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं तो किसी मंत्री का बेटा या कोई मंत्री मरते हैं हम जैसी आवाम के बच्चे, निर्दोष बच्चे, जिनको लड़ा के, जिनको थोड़ा सा भड़का दिया जाता है और लड़ा दिया जाता है, और हिंदू मुसलमान का दंगा हो के ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। मैं आप लोगों को एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि ये धर्म जो है ये कोई राजनीति का सवाल नहीं है। राजनीति का मुद्दा रोजी रोजगार होना चाहिए। राजनीति का मुद्दा जात पात नहीं होना चाहिए। राजनीति का मुद्दा पेट का भात होना चाहिए। पेट की भात की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, बहनों की इज्जत का सवाल है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर आज ऐसी सरकारें फिर से क्षमता में आ गई, अगर आज नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया, अगर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री, फिर से ममता बनर्जी के सांसद जीते, तो कल जो शेख शाहजहां की जो पावर थी वहां संदेश खाली में, कल जो यहाँ पे कलियागंज में हुआ, जो मालदा में हुआ, हमारे यहाँ निजामपुर में, हमारे चकुलिया में, हमारे रायगंज ब्लॉक में कहाँ कहाँ पे बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, ये हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, पेट के भात की लड़ाई, आपको कौन आपके हक के लिए लड़ सकता है? आपके बच्चों की तालीम के लिए, किसानों की फसल के मूल्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए हमारा एकमात्र विक्टर भाई है, जिसने आज तक पुलिस के सामने लड़ जाता है वो आम जनता के लिए। क्या कृष्णा कल्याणी और कार्तिक पाल पुलिस से भिड़ पाएंगे आपके लिए? कभी नहीं भिड़ पाएंगे। तो आप लोगों को यही समझना है कि विक्टर भाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, हमें विक्टर भाई के लिए वोट नहीं देना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है। क्योंकि अगर हमने टीएमसी को वोट दिया तो भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, बीजेपी ही जीतेगी, और दोबारा देश में अगर बीजेपी जीती तो दोबारा आइंदा आने वाले दिनों में कभी इलेक्शन नहीं